हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं रंजीत टॉपर्स 24 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं यूपी एसएससी पेट टॉपर्स बैच की क्लास है। और क्लास को शुरुआत करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो पहली बार पीईटी एग्जाम देने जा रहे होंगे। कुछ छात्र ऐसे भी हो सकते हैं या दूसरी या तीसरी बार एग्जाम देने जा रहे होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पीईटी एग्जाम आपका है और ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है जो यूपी एसएससी के माध्यम से वैकेंसी आती है, उनको लिए ये एग्जाम देना जरूरी है। एग्जाम के साथ साथ यहाँ पे एक अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी स्कोर के आधार पर जो है मुख्य परीक्षा यानी कि जो वैकेंसी निकलती है आयोग की तरफ से, उसमें जो क्या होता है वैकेंसी का 15 गुना जो उसमें शॉर्टलिस्ट किया जाता है छात्रों को मेन एग्जाम के लिए। और उस मेन एग्जाम में शॉर्टलिस्ट छात्र वो छात्र होते हैं जो ज्यादा अंक लेके आते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि आपको एक यहाँ पे पीईटी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि अगर आपका कम स्कोर रह गया पीईटी एग्जाम में तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका एक वर्ष बेकार हो जाएगा। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पीईटी 2021 में बैठे हैं और उन्हें कोई एग्जाम देने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसके अंक बहुत कम थे उन छात्रों के। 2022 में पेट दिया, उसमें भी अच्छे अंक स्कोर नहीं कर पाए। तो इस बात को ध्यान रखना कि 2023 का जो पीईटी होने जा रहा है और उससे जो वैकेंसी आएगी उनमें आपको बैठने के लिए इसमें एक अच्छा स्कोर जो है करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि छात्र आप देख रहे होंगे दिन पर दिन प्रतिदिन जो है बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं आप पीछे ना रह जाएं। क्योंकि अगर आप इस वर्ष किसी प्रकार से चूक गए तो ये ध्यान रखना जो वैकेंसी आ रही है ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि पीईटी अगला जो पीईटी होगा 2024 उससे फिर वो वैकेंसी आए। तो ध्यान रखना है कि पीईटी जो मुख्य परीक्षा आपको इसी को आधार मान के तैयारी करें और इसमें एक अच्छा स्कोर करें। और अच्छा स्कोर निश्चित रूप से हो जाएगा अगर आप हमसे जुड़ चुके हैं। टॉपर्स जो आपने बैच है अगर आपने नहीं लिया है तो अवश्य ले लो। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इसकी जो तैयारी है ना पीईटी की बहुत ही शानदार तरीके से की जाएगी। बहुत सारे लोग आपको तैयारी करा रहे होंगे कि आपने किसी से ये पूछा कि आपने बाकी में यूपी एसएससी का कोई एग्जाम निकाला है या फिर आपने दिया है। आपने कभी किसी से प्रश्न नहीं किया होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो भी पढ़ाएगा आपको, जो टीचर पढ़ाएगा वो यूपी एसएससी के माध्यम से या तो उसने एग्जाम पास किया होगा या फिर वो उसमें सिलेक्टेड होगा। ये आप ये मानिएगा, वो ही टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और टीचर 4 से 5 टीचर पूरा आपका ये सिलेबस आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कराएंगे। जीके का जो पार्ट है वो मैं आपको कराऊंगा और हिंदी का जो पार्ट है वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अगर देख सबसे पहले थोड़ा इस बैच की जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये पहली क्लास है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपकी आज जो क्लास है वो शुरुआत करूंगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। देखिए इसमें जो आपकी क्लास है आपकी लाइव भी रहेगी, कुछ आपकी जो है वीडियो के रूप में भी क्लास है प्राप्त आपको होगी, ठीक है। इंपोर्टेंट ये है आपको कि ये क्लास के साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है वो आपको नोट्स साथ में दिया जाएगा, हाथ से लिखा हुआ, जिससे अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो आप जो है बना सकते हैं, ठीक है। और आप उस नोट से क्या होगा आप रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर आपने एक बार क्लास ले ली उन चीजों को फिर आपका उस पीडीएफ के माध्यम से आप रिवाइज जो है करते रहेंगे, क्योंकि रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। वो छात्र बहुत जो जल्दी सफल होते हैं जो चीजों को पीछे पढ़ते हैं और उन्हें लगातार जो है समय समय पर रिवाइज करते रहते हैं, ठीक है। आपकी डाउट क्लास भी रहेगी और टेस्ट आपको भी जो है दिए जाएंगे, ठीक है। इसको लेकर कोई आप बिल्कुल सभी टीचर एक्सपीरियंस होंगे। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कि कोई टीचर ऐसा नहीं है जो आपका एग्जाम न निकाला हो, ठीक है। हिंदी जीके में आपको कराऊंगा, मैथ और रीजनिंग शिवराज सर कराएंगे। अदर जो 1-2 सब्जेक्ट है उसका भी एक अलग से टीचर जो है शिवदेश सर है, एक राहुल सर है, वो आपको करवाएंगे, ठीक है। पूरा सिलेबस आपको शुरू से कराएगा टॉपिक वाइज। जो भी आयोग ने सिलेबस दिया है टॉपिक वाइज उसको एक एक टॉपिक करके बहुत अच्छी तरीके से संपूर्ण सिलेबस आपको करवाया जाएगा, ठीक है। और हेल्पलाइन नंबर ये है, अगर कोई समस्या किसी को पूछना हो इससे संबंधित तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। सीधे मुझसे ही आपकी बात होगी और किसी से नहीं। शायद पहली बार कोई ऐसा यूट्यूब पर कोई होगा जो स्वयं जो है चैनल वाले से बात हो, डायरेक्ट मुझसे बात होगी। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इस बैच में आपको बता रहा हूं सिर्फ वो ही पढ़ाएंगे जो वाकई में एग्जाम में पूछा जाता है। बाकायदा इसमें प्रीवियस क्वेश्चन जो आयोग हमेशा पूछता रहता है, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। प्रीवियस के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सारी चीजें वो संपूर्ण कराया जाएगा।
जो एक स्मार्ट प्रिपरेशन है, मुझसे पढ़ने का सिर्फ आपको यही एक फायदा होगा कि आपको जो टीचर आपको 10 क्लास में कराएंगे वो मैं आपको अच्छी तरीके से 5 से 6 क्लास में करा दूंगा, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा, जो आप तैयारी भी घर पर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। इसकी जो क्लास है आपकी रेगुलर 16 अगस्त से शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो वीडियो आप देख लेंगे, जैसे वीडियो आपने एक बार देख ली, क्लास आपने ले ली, ठीक है, तो उसको ऐसा नहीं कि एक ही बार देख सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, जब भी मन करे तब देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो पीडीएफ नोट्स है उसे भी आप कई बार देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लाइव क्लास को समय पर नहीं देख पाते हैं तो आप 1 घंटे 2 घंटे बाद या दूसरे दिन भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको लेकर कोई परेशानी और किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं। अगर किसी प्रकार कोई डाउट लग रहा है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि अगर आपने सपना देखा है जॉब लेने का, माता पिता का अगर सपना पूरा करना है तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारे साथ जुड़िएगा। पूरा 100% हम आपको देंगे और आपको भी 100% देना होगा। अगर आप कहीं ना कहीं अगर चूक गए, ये ध्यान रखना, अगर आपके कम अंक रह गए तो ये मान चलिए 1 वर्ष आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और मैं टारगेट हम जो लेके चलेंगे वो 80+ लेके चलेंगे। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से इतना अंक लाना कोई जो है इतना कठिन कार्य नहीं है कि नहीं आ सकते। पिछली बार हमने पीटी की तैयारी कराई थी, ठीक है, जो हमने जीत बैच स्टार्ट किया था, उसमें बहुत सारे छात्र थे जो 80+ लेके भी आए, और ज्यादातर छात्रों 75+ तो थे ही थे। ठीक है, इस बार 80+ आपको लेके चलना है। आप लेवल की अगर हम बात करेंगे तो लेवल आपका जो है 2021 का आपने देखा होगा, फिर आपने 2022 का लेवल देख लिया पेपर का। ठीक है, 2023 का भी पेपर अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, ये बैच से संबंधित जानकारी थी, और इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर्स 24 पर, प्ले स्टोर पर जाकर वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जानकारी थी आपको। अब मैं आगे थोड़ा कुछ और जानकारी दे दूं, क्योंकि ये पहली क्लास है। इसका जो सिलेबस क्या है, सिलेबस तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मोटा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में एक बार चीज बैठ जाए। देखिए, सामान्य ज्ञान जो जीके है वो आपके 50 क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे आपसे? 50 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन में आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे उसमें जैसे हम हिस्ट्री 10 नंबर या 10 क्वेश्चन परीक्षा में पूछेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहेंगे और 2 घंटे का समय रहेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्क, 100 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा आपका। तो आपके 50 क्वेश्चन किस तरह से डिवाइड है कि हिस्ट्री 10 क्वेश्चन की, जनरल अवेयरनेस आपके 10 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, करंट अफेयर 10 क्वेश्चन, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके, ये मैं ही आपको कराऊंगा अच्छी तरीके से। ठीक है, ज्योग्राफी आपके 5 क्वेश्चन, पॉलिटी 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स आपके 5 क्वेश्चन, साइंस के 5, इस प्रकार से 50 क्वेश्चन का विभाजन है सामान्य ज्ञान में। ठीक है, गणित अगर हम मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ आपका में 25 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, 25 अंक के, जिसमें अंकगणित से 5 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे ग्राफ और तालिका का विश्लेषण, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं, तो यहाँ से 20 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। इससे शिवराज सर बहुत अच्छी तरीके से आपको करा देंगे, इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। पिछली बार बहुत शानदार तरीके से उन्होंने कराया था। ठीक है, अब हम बात करें हिंदी को, हिंदी के 25 क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें गद्यांश आपका रहेगा 10 क्वेश्चन, इसमें कोई ज्यादा नहीं, कुछ चीज विशेष रूप से बतानी होती है। और जो सामान्य हिंदी का जो ग्रामर रहेगा, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे, जैसे विलोम शब्द हो, चाहे पर्यायवाची हो, एक शब्द हो, ठीक है, संधि समास, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी 5 क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, सामान्य हिंदी और सामान्य जो हिंदी है वो मैं आपको कराऊंगा, सामान्य ज्ञान और हिंदी। ठीक है, रीजनिंग की अगर हम बात करें, सिर्फ 5 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसमें कुछ टॉपिक हैं, लगभग 8 से 10 टॉपिक है, वहां से ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएगा, कोई ज्यादा विशेष नहीं, लेकिन आपको ये करवा देंगे सर। ठीक है, अगर ये आपसे 5 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसमें पैसेज आपका रहेगा और ग्रामर रहेगा। ठीक है, पैसेज और ग्रामर दोनों से 5 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो सिलेबस है, पैटर्न है। ठीक है, और ये 100 क्वेश्चन आपका जो है पूछे जाएंगे परीक्षा में, 2 घंटे का समय है। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस, जो अब मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। ठीक है, चलिएगा, अब हम आज से शुरुआत करेंगे क्लास, और ये जो मैं आपको क्लास शुरुआत करने जा रहा हूँ, ठीक है, और जो मैं आपको टॉपिक लेने जा रहा हूँ हिस्ट्री का, देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, बहुत कम टीचर ऐसे हैं जो हिस्ट्री की क्लास, और जो टॉपिक आपका पहला जो रहेगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये टॉपिक है ना, बहुत कम जो है टीचर शुरुआत करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये टॉपिक लगता है, ज्यादातर ऐसा लगता है टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, ये एक टॉपिक कठिन है, लेकिन बिल्कुल सरल है। मैं आपको इस तरह से कराऊंगा इतिहास, जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 10 में से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूरे आपको प्राप्त हो। ठीक है,
जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है ना जीके में, आपका हिस्ट्री है, जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर है, जियोग्राफी में, ये सारी चीजें आपको ऐसे करा दूंगा ना, आपके दिमाग में अगर ये बैठता नहीं ना जीके, तो बैठ जाएगा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसके साथ साथ क्लास भी मैं आपको इसका पीडीएफ नोट्स भी देता रहूंगा। ठीक है, तो चलिएगा। तो सबसे पहले जो क्लास आज की जो पहली होने वाली है, जो हम हिस्ट्री की क्लास देने जा रहे हैं, इतिहास की, और इतिहास की क्लास देने जा रहे हैं, तो आपको इतिहास का जो सिलेबस है पीईटी एग्जाम में जो पूछा जाता है वो क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, क्योंकि आयोग ने बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से बताया है कौन कौन टॉपिक से हम परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे हिस्ट्री के सिलेबस की अगर हम बात करें, हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ऐसे आप अच्छी तरीके से प्रत्येक घंटे डेली 1 घंटे पढ़े तो 1 वर्ष में कंप्लीट कर पाएंगे। इतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन हमें इतना कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि आयोग ने बाकायदा टॉपिक बता दिए कि इन टॉपिक से ही सिर्फ हम क्वेश्चन परीक्षा में पूछेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक हैं आपका सिलेबस देखेंगे। देखिए उसने क्या है, 2 पार्ट में विभाजित किया है हिस्ट्री के सिलेबस को पीईटी के एग्जाम में। वैसे तो इतिहास तो एक ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन टॉपिक उसने 2 पार्ट दिए अलग अलग, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, अब यहाँ 10 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ना, यहाँ से 5 क्वेश्चन। ठीक है, और 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, 5 क्वेश्चन यहाँ से, 5 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन परीक्षा में रखे जाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। अगर हम भारतीय इतिहास से अगर हम बात करेंगे, तो देखो सबसे पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपसे पूछा जाएगा। मौर्य वंश में हम पढ़ेंगे स्पेशल अशोक, सम्राट अशोक के बारे में। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जो है पूछा जाएगा परीक्षा में। हर्षवर्धन और राजपूत वंश। ठीक है, सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य। ठीक है, और मराठा साम्राज्य, और उसके बाद फिर है ब्रिटिश राज्य का उदय और 1857 की क्रांति, ब्रिटिश राज का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। ये आपके टॉपिक इसमें रहेंगे भारतीय इतिहास को। शुरुआत में बिल्कुल टॉपिक से करूंगा, एक एक करके कराऊंगा, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, और अगर हम यहाँ से बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम बात करेंगे, तो देखिए इसमें टॉपिक है 4 से 5। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन और महात्मा गांधी और अन्य लोग। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुए हैं, इसमें महात्मा गांधी और जो अन्य लोग उनके क्या जो है योगदान था। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन कौन कौन से हुए हैं, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन एक्ट 1935 के बारे में पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये आपके टॉपिक हैं जहां से 10 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। बिल्कुल चिंता मत करिए, एक एक टॉपिक में बहुत अच्छी तरीके से करवा दूंगा। 10 क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से आप करके आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आपको भी जो बताऊंगा अगर वो आपने कर लिया तो आप भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। कोई ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। ठीक है, इतिहास की। इतिहास यानी कि हिस्ट्री। ठीक है, कोई विषय अगर हम पढ़ रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई इतिहास कैसे कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा है, आप उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अतीत में हुई घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा, अतीत में हुई घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। लिख देता हूं एक बार। ठीक है, अतीत में हुई घटनाओं के अध्ययन को क्या बोल देते हैं हम, इतिहास कहते हैं। इतिहास कहते हैं, एक छोटी सी परिभाषा है और निश्चित रूप से आपको जो है याद भी हो गई होगी। ठीक है, अतीत माने जो समय बीत गया। ठीक है, अतीत में हुई घटनाओं के अध्ययन को क्या हम बोल देते हैं, इतिहास कहते हैं। अब जो विषय की बात आई है इतिहास, हिस्ट्री की, तो इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन परीक्षा में अब पूछा जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हिस्ट्री ऑफ फादर। ठीक है, तो उनका नाम है हेरोडोटस।
क्या नाम है उनका? हेरोडोट्स। ठीक है, इनका क्या नाम था? हेरोडोट्स नाम था इनका। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, हेरोडोट्स। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे? तो ये आपके निवासी थे यूनान के। कहाँ के निवासी थे आपके? ये यूनान के निवासी थे। और जो हेरोडेट्स जो एक इतिहासकार थे, कौन से थे? इतिहासकार थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप यूनान का। और एक चीज ध्यान रखेंगे, इनकी एक बुक है जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित रही है। इनकी एक बुक रही है, बुक कौन सी बुक है इनकी? ठीक है, जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है इस बुक का नाम? हिस्टोरिका। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिकाना। ठीक है, हिस्टोरिका। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को कहा जाता है, जो यूनान के निवासी थे। और उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज समझते हैं, इनका जो जन्म है, इनका जो इनका जो जन्म है, ठीक है, कब हुआ? तो इनका हुआ है 484 बीसी। ठीक है, बीसी यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, में अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या ये भी परीक्षा में पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ये यहां से कुछ चीजें हैं जो आपको एकदम क्लियर करनी है मुझे। ठीक है, इनकी जो मृत्यु जो हुई है आपकी, वो आपकी कब हुई है? इनकी हुई है 425 बीसी यानी कि ईसा। ठीक है, मेरा बताने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जो आप पढ़ रहे हैं ना, कि जो जन्म है इनका 484 बीसी, 425 बीसी या ईसा पूर्व, ये क्या है? क्योंकि आप जब इतिहास पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें, घटनाएं, जो वर्ष आप पढ़ेंगे वहां आप लिखा पाएंगे बीसी या आपका एडी। ठीक है, ईसा पूर्व या ईसवी पढ़ेंगे। तो ये क्या है? बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज बहुत रहते हैं कि बीसी, एडी, ईसा पूर्व, ईसवी क्या रहता है। तो मैं इसी को थोड़ा समझाने के लिए मैंने ये चीज जन्म आपका और मृत्यु बताई। ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है कि जो हेरोडोट्स का जन्म जो है कब हुआ, ठीक है, या मृत्यु कब हुई, लेकिन बताने का सिर्फ मेरा उद्देश्य था जिससे आपको अच्छे समझ में आएंगे। यहाँ बीसी और ईस जो आपका आया है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसको समझने से एक पहले चीज आप जरूर समझेंगे, जो आपका बीसी है ना, बीसी, ठीक है, इसे हम बोल देते हैं बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व, हिंदी में उसे बोल देते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, शॉर्ट में हिंदी में ऐसे भी आपने लिखा पाया होगा। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ये कहा था आपका एडी। ठीक है, एडी को हम बोल देते हैं एनो डोमिनी। क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी। ठीक है, और इसे हम बोल देते हैं ईसवी, और शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख देते हैं इसका। ठीक है, आप समझ गए, बीसी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और एडी एनो डोमिनी हम बोल देते हैं। फुल फॉर्म आपको बताइए, ईसा पूर्व और ईसवी, शॉर्ट में हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हमें कैसे, जो आप कंफ्यूजन रहती है ना कि बीसी एडी कैसे लिखा होता है, कैसे हम पता करेंगे। देखिए, ये आप माने चलिए जीरो वर्ष है। ठीक है, अब जीरो वर्ष हम मान लेते हैं। ये जो ईसा मसीह का आपने जन्म सुना होगा, ईसा मसीह का नाम सुना है, नहीं सुना? ईसा मसीह है, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ है ना, हम उसे जीरो वर्ष आधार मान लेते हैं। जीरो वर्ष, उनके जन्म को हम जीरो वर्ष आधार मान करके चलते हैं। अगर हम इनके जन्म के बाद की अगर हम बात करेंगे, इनके जन्म की तो हम बाद की अगर हम बात करेंगे, बाद की, ठीक है, तो आप हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? ईसवी यानी कि एडी। ठीक है, अगर इनके जन्म के पहले की हम बात करेंगे, यानी कि ईसा मसीह के जन्म को हम जीरो वर्ष आधार मान लेते हैं, और उनके जन्म से पहले की हम कोई वर्ष की बात करेंगे, ठीक है, पहले जन्म से पहले की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपका क्या रहेगा? हम यहां लिखेंगे आपका बीसी। क्या? बीसी यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, आपको समझ में आएगा।
पहले अगर हम बात करेंगे तो BC, बाद की अगर हम बात करेंगे इनके जन्म की तो आपका AD हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको समझ आता हूं। देखिए अब हमने इनके 0 वर्ष आधार माना है। अगर मैं बात करूं उनके जन्म से पहले किसी वर्ष को मैं यहां ले लेता हूं और मैं यहां उनके ले लेता हूं 326 BC यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, तो 326 BC में क्या हुआ था, ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि भारत सिकंदर आया था। सिकंदर जो है, सिकंदर भारत आया था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा कि 326 BC या फिर ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, BC लिखा है, ईसा पूर्व। ठीक है, तो ईसा पूर्व का क्या, सिकंदर भारत आया। और आपने ये पढ़ा भी होगा कि 326 ईसा पूर्व में क्या है, भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। ठीक है, तो ये आपको समझे, तभी हमने पढ़ा। तो इनके यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 326 वर्ष पहले की बात है आपकी। ठीक है, चलिए एक और मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूं। यहां मैं आपको मान लेता हूं 563 BC या ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह से 563 वर्ष पहले क्या हुआ था, महात्मा गांधी का महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, ये जन्म से पहले की बात हो रही है, पहले, तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, BC ईसा पूर्व लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम जन्म के बाद की हम बात करेंगे, जन्म के अगर हम बाद की बात करें तो यहां हम जैसे कोई वर्ष ले लेते हैं, जैसे मैं वर्ष यहां पर ले लेता हूं 1869 यानी कि AD। यहां क्या लिखेंगे हम, AD या फिर ईसा पूर्व, ईसवी। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1869 में। तो हम यहाँ AD लिखा, ईसवी लिखा, क्योंकि उनके जन्म के 1869 वर्ष बाद। ठीक है, जब इनके जन्म के बाद कोई वर्ष लिखी होगी तो वहां पे क्या लिखा हुआ, ईसवी लिखा हुआ या AD लिखा हुआ इंग्लिश में। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें 1947, तो 1947 में क्या हुआ है कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, स्वतंत्रता। ठीक है, तो जब भी कहीं लिखा हुआ 1947 तो क्या ईसवी लिखा हुआ। ठीक है, यानी कि न कि ईसा पूर्व, तो ये ध्यान रखेंगे, AD। ठीक है, अगर हम इसी तरह 2023 की अगर हम बात करें तो क्या है, 2023 आपकी ईसवी चल रही है। ठीक है, वर्ष चल रही है, तो ये ध्यान रखेंगे, ईसा मसीह। अब आपको चीजें समझ में आएगी बहुत अच्छी तरीके से कि ईसा पूर्व और आपका ईसवी BC क्या है और आपका AD क्या है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, इसमें कोई अब दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है। अब मैं आपके लेके चलूंगा जो सिलेबस आपका है ना, जहां से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और जो आपको PET एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमें उसी टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस में सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो आपकी शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या शुरुआत होती है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हम जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता। कहीं अगर क्वेश्चन परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसे हम जानते हैं, देखें, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता मैं थोड़ा आपको बता दूंगा, अभी परेशान हो, बिल्कुल एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पा और कांस्य युगीन को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बता दूं। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता का इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा, इसका एक कारण है कि आप जो सिंधु जो नदी है आपकी, जो इंडस नदी है, सिंधु घाटी सभ्यता जो आपकी ये जो सभ्यता है ना, उस जो सिंधु और उसकी जो सहायक जो नदियां हैं, जो सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, वहां तक ज्यादातर विस्तार देखने को मिला, और इसी विस्तार को ध्यान में रखते हुए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिया गया।
ठीक है। बाद में फिर इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता भी दिया गया, हड़प्पा और सभ्यता जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ये भी नाम आपको जो है दिया गया। इसे इसलिए नाम दिया गया कि सबसे पहले जो इस स्थल की खोज की गई, सबसे पहला जो स्थल जो खोजा गया इस सिंधु घाटी सभ्यता में, इसी को खोजा गया, किसको, हड़प्पा को। तो इस वजह से इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता। किसने नाम दिया, मैं आगे एक एक चीज करके आपको बताऊंगा जी, ठीक है। और कांस्ययुगीन सभ्यता, इसलिए इसका नाम पड़ा कि इसी समय काल में जो है कांस्य की खोज हुई थी, कांस्य, ठीक है, यानी आप जो ब्रॉन्ज बोलते हैं ना, इसकी जो है खोज की गई थी। इस वजह से कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से तीनों चीजें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। इंग्लिश में भी आपको मैं साथ साथ में इसलिए लिखता जा रहा हूँ, कोई छात्र ऐसा भी हो सकता है कुछ चीजें जो चीजें ऐसा लगता है कि इंग्लिश में जो बहुत सारे इंग्लिश मीडियम से छात्र भी हो सकते हैं ना, तो वो जो है चीजें आपको लिखते चले और समझते चले, ठीक है। तो ये आपकी चीजें हो गई। चलिए अब हम इसके बाद सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि इसका जो काल कब तक रहा है, यानी कि समय, ठीक है, टाइम पीरियड इसका जो है जो क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो टाइम पीरियड इसका जो देखने को मिला है, मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे 2400 ईसा पूर्व, 2400 बीसी, ठीक है, या ईसा पूर्व से लेकर के और आपका 1700 बीसी, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है। कहीं कहीं बुक में आपको यहाँ पे 2350 भी लिख देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको 1750 भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। अलग अलग जो इतिहासकार है उन्होंने अलग अलग समय कारण पीरियड बताया है, लेकिन आप जो मुख्य है वो आपका 24 से लेकर 1700 बीसी या 2350 से लेकर 1750 बीसी के बीच में ये जो है समय काल देखने को मिलेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये जरूर आ रहा होगा कि सर ये कैसे पता करते हैं, कैसे पता लगता है कि भाई आज से कम 4500 वर्ष पहले की बात है और पता कैसे चल गया कि इस समय ही इसका काल यही रहा होगा। देखिएगा, आपने एक पद्धति का नाम सुना होगा जो वैज्ञानिक यूज करते हैं, जैसे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है और सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता में कुछ चीजें हमें देखने को मिली हैं, जैसे हमने घरों की ईंटें देखने को मिली, ठीक है, कुछ जानवर है उनके अवशेष देखने को मिले हैं, ठीक है, कुछ जो प्रयोग में चीजें की जाती थी, हथियार जो यूज करते थे इस समय के लोग, वो जो है प्राप्त हुए और उन्हीं को देख करके, उन्हीं को जो है पता करके, और पता कैसे करते हैं, रेडियो कार्बन से। किसे, रेडियो कार्बन C14, ठीक है, एक नवीनतम पद्धति है, इसी से जो है ये पता करते हैं जो कि कोई चीज कितनी पुरानी है, ये चीज जो खोज हुई है किसी स्थल की, ये कितना पुराना हो सकता है। तो इसी को जो है रेडियो कार्बन C14 के आधार पर ही जो है पता करते हैं आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अगर कोई इंग्लिश का वर्ड अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो उसे जो है दिल पे मत लेना, कि इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको साथ साथ कुछ चीजें लिखते चलूंगा जिससे आप जो है आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। तो रेडियो कार्बन C14 पद्धति से जो इस एज का जो है पता लगाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसकी खोज किसने की, इसकी जो है खोज किसने की, तो सबसे पहले एक चीज हमेशा यहाँ ध्यान रखना कि खोज, इसमें बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं बता दूं कि स्थलों की खोज करता कौन है, स्थलों की खोज कौन करता है, स्थलों की खोज जो है कौन करता है। अगर हम पुरातत्व जो स्थल है और आज भी जो है लगातार जारी रहते हैं, बहुत से लोग इतिहासकार खोजते रहते हैं, तो इसकी जो खोज का जिम्मा किसे है, कौन करता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जिम्मा होता है भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। कौन करता है, भारत सर्वेक्षण विभाग करता है ये, ठीक है। भारत में ये विभाग है कौन सा, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। और इसकी जो स्थापना है, अगर हम बात करेंगे इसकी स्थापना की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये आपकी स्थापना हुई है 1861 ईस्वी में, ठीक है, 1861 ईस्वी में। और ये स्थापना किसने की थी, स्थापना आपकी जो की है आपकी अलेक्जेंडर कर्निंघम, ठीक है, कर्निंघम, और इसी का ने जनक भी कहा जाता है, इस जो है विभाग का क्या
जनक भी कहा जाता है या पिता भी कहा जाता है। तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। शॉर्ट में ASI भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत कम लोग बताते हैं, मैं आपको इस साथ में बता देता हूँ, क्योंकि आज आप देख रहे हो कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया भाई, ये भी तो हिस्सा है ऐसी, हड़प्पा सभ्यता का ही तो ये हिस्सा है। तो कौन सा विभाग करता है? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। और इसकी जो है स्थापना कब हुई है? स्थापना आपकी की हुई है 1861। किसने की है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब हम बात करेंगे जी, हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, तो इसकी सबसे, मैंने आपको पहले बोल दिया था कि सबसे पहला जो स्थल था, ठीक है, वो खोज हुई थी हड़प्पा शहर की। और शहर में किस लिए बोल रहा हूं कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी ये आपकी ये? वैसे मैं इसकी जब हड़प्पा काल की जब विशेषताएं पढ़ेंगे तब मैं चीज बताऊंगा, लेकिन ये क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी आपकी। क्या सी थी? नगरीय सभ्यता। ये कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है, एक नगरीय सभ्यता थी। तभी बोल रहा था कि इस हड़प्पा नगरी सबसे पहले जो है खोज की गई थी। और खोज किसने की थी? ये ध्यान रखेंगे, 1921 में खोज हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत परीक्षा में पूछा जाता है कि इसकी जो खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, दयाराम साहनी ने खोज की थी। मैं थोड़ा एक बार यहां से लिखता हूं, ठीक है। एक हड़प्पा शहर का नाम भी लिख देते हैं। हड़प्पा 1921 में खोज की थी। किसने? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने खोज की थी, ठीक है। ये आपको चीज समझ में आ गई? दयाराम साहनी ने। और उस समय जो महानिदेशक थे, जो मैंने आपको बताया ना, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, जब दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी जब खोज की, 1921 में, तब महानिदेशक कौन थे? महानिदेशक जो थे आपके, वो आपके थे जॉन मार्शल। उस समय जॉन मार्शल थे। और इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा को जो है खोज की थी। और इन्होंने इसका नाम दिया था हड़प्पा सभ्यता। इन्होंने क्या दिया था? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। उन्होंने क्या इसका नाम दिया था? हड़प्पा सभ्यता। तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। महानिदेशक थे जॉन मार्शल, उसी समय 1921 की हम बात कर रहे हैं। तो इन्हीं के महानिर्देशन में जो है खोज की थी दयाराम साहनी ने। अब एक चीज ध्यान में रखिए कि हड़प्पा है कहाँ? अरे आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा भाई कि हड़प्पा है कहाँ? जो आप ये सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम, जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो विस्तार है ना, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक रहा है, ठीक है। यानी कि जो साउथ एशिया है उस क्षेत्र में रहा है। तो हड़प्पा जो आपका जो रहा है वो आपका अभी वर्तमान में कहाँ है? जी आपका पाकिस्तान में है। कहाँ है आपका? पाकिस्तान के आपके जो है साहिवाल जिला। क्या है आपका? साहिवाल जिला, ठीक है। और नदी की अगर हम बात करेंगे तो रावी नदी, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो हड़प्पा जो नगर था, जो उसकी खोज हुई पुरातत्व की, तो उसमें जो है किस नदी के किनारे है? तो आपका ये रावी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। आपको समझ में आएगा। 1921 हड़प्पा जो है खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने इसकी जो है खोज की थी, ठीक है। इसी समय अगर हम बात करें, एक शहर की और खोज हुई है। वैसे तो हम अन्य शहरों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन जो दो शहर हैं एकदम लगातार उनकी खोज हुई, जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है। और इसकी जो खोज 1922 में की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। राखलदास बनर्जी ने खोजी थी मोहनजोदाड़ो। जैसे सिंध भाषा में से मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत परीक्षा में पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो का जो है किस नाम से जानते हैं? मृतकों का टीला ऐसे कहा जाता है, ठीक है। अब यूपी टप्लस जो क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में,
वो आपने यूपी टप्लैसिन जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछा है, ठीक है, वो आपका पूछा है माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड, ठीक है। माउंट ऑफ डेड किसे कहा जाता है? तो माउंट ऑफ डेड किसे कहा जाता है? मृतकों को टीला, इसे मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में और पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका है कहाँ? अगर हम वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो आपका ये पाकिस्तान में ही है, ठीक है, और सिंध प्रांत में। कहाँ आपका? सिंध प्रांत में, ठीक है। और सिंध प्रांत में अगर हम बात करेंगे जिला आपका लरकाना, ठीक है। और नदी की अगर हम बात करेंगे तो सिंधु नदी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, सिंधु नदी वाला। ये किस नदी के किनारे थे? मोहनजोदाड़ो, वो आपके सिंधु नदी के किनारे। आपने मोहनजोदड़ो पिक्चर देखी है ना, देखी जो ऋतिक रोशन कुछ साल पहले जाए थे। ऐसी जो इतिहास की जो संबंधित जो मूवी आती है ना, उनको एक बार जरूर देखिएगा। उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है कि सिंधु जो नदी के किनारे किस प्रकार से वहां लोग रहते थे, कुछ ना कुछ तो आपको जरूर सीखने को मिलता है, ठीक है। और जो प्यार वाली जो 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 आजकल आप देखेंगे 90% जो मूवी आती है वो सभी इसी प्रकार से रहती है कि वो लव या हो या फिर अदर प्रकार की। लेकिन जो इतिहास से मूवी आती है ना, उनसे निश्चित रूप से उन मूवियों को देख करके आपको कुछ न कुछ जरूर जानकारी मिलती है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इतिहास हो चाहे जियोग्राफी हो, अगर आप उसमें इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं तो चाहे मूवी हो इतिहास से संबंधित या ज्योग्राफी कोई मूवी हो, ठीक है, मूवी आप पढ़ें या फिर स्थल आप घूमें, आप जितना घूम सकते हैं, जैसे आप कोई स्थल देखने गए, ठीक है, या कोई प्राकृतिक चीजें जो है ज्योग्राफी संबंधित, कोई झरना देख रहे हैं, कोई झील देख रहे हैं, कोई नदी देख रहे हैं ना, तो इससे बहुत कुछ मिलता है आपको घूमने में आनंद भी आता है। और ज्योग्राफिक और इतिहासकार जो इतिहास जो संबंधित चीजें हैं, कोई इमारत आप देखने गए ना, तो उनसे संबंधित जानकारी भी मिलती है। मुझे बहुत शौक है घूमने। जब मैं कभी दिल्ली जाता हूँ, आगरा तो सारी चीज घूमी हुई है, जहां भी जाता हूँ तो मैं बहुत हिस्टोरिक प्लेस बहुत देखता हूँ, ठीक है। तो ये घूमना अगर आप चाहते हैं तो इससे बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। मूवी आप इससे संबंध देखेंगे तो आपको और कुछ जानकारी भी बहुत सारी मिलती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। देखिएगा, आप कहेंगे सर रिपीट क्यों कर रहे हैं? रिपीट में इसलिए कर रहा हूं कि आप जितना आप सुनेंगे उतना जल्दी आपको याद होगा। ये हमेशा याद रखना। जो कोई आपसे जो चीज कानों में सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, तो आपको बहुत जल्दी याद होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपका हड़प्पा सभ्यता, 3 नाम से ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, ध्यान रखेंगे। टाइम पीरियड की हम बात करेंगे तो आपका 2400 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक रहा है। और ये समय काल हम कैसे पता करते हैं? रेडियो कार्बन C14 पद्धति से पता करते हैं। स्थलों की अगर खोज कौन करता है? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है। और इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुई है। उसके जनक जो रहे, जो पिता है, अलेक्जेंडर कर्निंघम रहे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 1861 में जो ब्रिटिश इंडिया था उसी समय ये आपके रहे। नगरीय, ये नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन, ये हम बात करेंगे आगे, इसी के संबंध और भी जानकारी हम पढ़ेंगे जब हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपकी दयाराम साहनी ने, ठीक है, 1921 में। उस महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। महानिदेशक किसके? इसके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, ठीक है। उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था। और ये हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के साहिवाल जिले में और रावी नदी के किनारे है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की हम बात करेंगे तो 1922 में इसकी खोज हुई। और 1922 में आपकी राखलदास बनर्जी ने की थी। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसे जो माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउंट ऑफ डेड कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, माउंट ऑफ डेड कहा जाता है, ठीक है। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जिला लरकाना नदी पे है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए, अब बढ़ते हम आगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है आपको, ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता कहाँ है? आपकी साउथ एशिया में थी, ठीक है। जो मुख्यतः इसका जो विस्तार है वो कहाँ था? पाकिस्तान में और आपका अफगानिस्तान में और मुख्य रूप से पाकिस्तान में, ठीक है। ये सिंधु नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं, सिंधु, सरस्वती, रावी नदी, जो इनके आसपास ये बसी हुई सभ्यता। लेकिन इसके समकालीन और भी सभ्यताएं थी। इसके समकालीन
अगर हम बात करेंगे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। ऐसा नहीं जैसे मैं अगर मैं हड़प्पा सभ्यता लिख दूं तो सिंधु घाटी सभ्यता कुछ अलग हो जाएगी, नहीं। चाहे मैं हड़प्पा सभ्यता लिखूं, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता लिखूं, चाहे कांस्ययुगीन सभ्यता लिखूं, बात ये है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं, समकालीन जो सभ्यताएं कुछ रही हैं जो इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में हम थोड़ा जान लेंगे। क्या है देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के और भी विश्व में उस समय इसी के समकालीन और भी सभ्यताएं थी। तो वो सभ्यता आपकी थी, सबसे पहले हम पढ़े मेसोपोटामिया। क्या थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। ठीक है, मेसोपोटामिया, ठीक है, सिविलाइजेशन। ये आपकी कहां थी? ये आपकी थी इराक में। कहां थी आपकी? इराक में थी, दजला फरात नदी पर। किस पर नदी पर थी ये? दजला फरात, ठीक है, दजला फरात नदी पर थी ये, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके समकालीन सभ्यता थी? जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो वो थी आपकी चीन की सभ्यता। किसकी? चीन की सभ्यता। ये भी जो है सिंधु घाटी के सभ्यता के समकालीन थी, ठीक है, चाइना सिविलाइजेशन। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था परीक्षा की दृष्टि से। मैं पुनः एक बार बोल रहा हूं कि कोई भी हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत सरल भाषा में आपको करा दूंगा। और अगर आपने, और इसका जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसमें साथ साथ जो क्लास है ना, आपकी जो क्लास करा रहा हूं, इस क्लास आपको साथ में पीडीएफ आपको क्लास भी दी जाएगी, जिससे आप बार बार इसका रिवीजन जो है समय समय पर करते रहें। और रिवीजन में आपको पुनः बोल रहा हूँ, रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलेगा, ये बात हमने की हड़प्पा सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताएं थी, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो आपके इराक में थी, और एक दूसरी थी चीन की सभ्यता, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। आपको एक एक चीज समझ में आ रही हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम आगे हम बात करें कि भाई इसका विस्तार कहां तक था, अगर हम बात करें कि भाई हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, ठीक है। तो विस्तार की अगर हम बात करेंगे, विस्तार, तो देखिए इसका जो विस्तार है, विस्तार जो उसको आकृति अगर देखने को मिली वो त्रिभुजाकार देखने को मिली है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ, अभी हम इसकी विशेषताओं के बारे में जब पढ़ेंगे ना, बहुत सारी चीजें होगी जो आपकी कंफ्यूज। अब ऐसा नहीं, बहुत सारे छात्रों मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दो स्थलों की खोज की थी? नहीं, ऐसा नहीं। अभी बहुत सारे स्थल हैं, लोथल हो, कालीबंगा हो, चहुंदड़ो हो, सुतकाडोर, बहुत सारे हैं। उनके बारे में एक एक चीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इंपोर्टेंट था ना, उन स्थलों की सबसे पहले खोज हुई, जो यहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम ये देखो, ये तो आपका हो गया पूर्व, तो ये आपका क्या हो गया? पश्चिम, ठीक है, और ये आपका हो गया दक्षिण, तो ये आपका हो गया उत्तर, ठीक है। तो इसकी जो सबसे पहले हम पूर्व से पश्चिम अगर हम बात करेंगे, तो जिसका सबसे पूर्व में जो स्थल देखने को मिला है, जो उसकी खोज हुई है, उसका जो नाम क्या है? उसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है इसका? आलमगीरपुर, ठीक है। और आपका ये कहां पर है? ये आपका यूपी मेरठ में स्थित है, ठीक है, मेरठ यूपी में। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो पूर्व तक, जो कहां तक फैली थी? आलमगीरपुर, मेरठ यूपी तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर हम इसकी बात करेंगे पश्चिम की, तो सुतकाडोर, कहा है? सुतकाडोर, यहां तक। और ये कहां है आपका? ये आपका है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत है, बलूचिस्तान, ठीक है, प्रांत में है आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और नदी है ये आपकी दास्क नदी। क्या थी? दास्क नदी के किनारे। तो ये ध्यान रखेंगे, पूर्व में कहां तक ये फैली थी? आलमगीरपुर जो आपका मेरठ में है, और पश्चिम में अगर हम बात करेंगे तो सुतकाडोर जो पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के दास्क नदी तक फैला। अगर हम बात करें उत्तर में, तो ये मांडा तक फैली थी, मांडा,
ठीक है। जो मांडा आपका कहाँ है, आपका लद्दाख में, वर्तमान में तो लद्दाख में आ गया, ठीक है जी। लद्दाख का जो क्षेत्र है ना उसमें मानता है, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे थी, चिनाब नदी के किनारे, किसके, चिनाब नदी के किनारे। तो ये ध्यान रखेंगे, ये उत्तर में कहां तक फैली थी ये सभ्यता, मांडा, ठीक है, लद्दाख में चिनाब नदी तक। और दक्षिण की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण में ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दक्षिण में आपकी फैली है दैमाबाद, कहां तक, दैमाबाद तक। ये दैमाबाद कहाँ है आपका, तो आपका दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ आपका, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र आप जानते होंगे, ठीक है, जो आपका उत्तर, जो आपका भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है। और ये दैमाबाद जो आपका है ना वो किस नदी पर है, प्रवरा नदी के किनारे। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे पर ये स्थित था, ठीक है। और प्रवरा जो नदी आपकी है ना वो गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक। कोई पर प्रॉब्लम, समझ गए कि इसका सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका विस्तार कहां से कहां तक था, उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ से लेकर के पश्चिम में सुतकागडोर तक फैला था, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई पूरे टॉपिक कभी कोई परेशानी नजर आ रही है आपको, कुछ भी नजर नहीं आएगा आपका, ठीक है। और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें जो है समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे अगर हम पढ़ेंगे इसकी सिंधु घाटी, सिंधु घाटी की खोजे गए स्थल, ठीक है, एवं विशेषताएं, इसकी क्या पढ़ेंगे हम, विशेषताओं के बारे में। विशेषताओं से मेरा मतलब है कि इस सभ्यता के लोग कैसे थे, इस सभ्यता के लोग कैसे थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, महिलाओं का क्या इसमें योगदान है, कैसी उनकी स्थिति थी, ठीक है। जैसे मैं शुरुआत में बोला था कि ये क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, अर्बन जो है सिविलाइजेशन था, लेकिन इसमें कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते, इसमें सारी विशेषताएं आ जाएंगी, ठीक है। और विशेषता क्या रहेगी, जैसे स्थल मिलेंगे ना हमें, स्थल अलग अलग जगह हमें स्थल देखने को मिलेंगे, उन स्थलों से जो चीजें मिली है, कहीं कुत्ते की हड्डियां मिली है, कहीं घोड़े की हड्डियां मिली है, कोई बंदरगाह स्थल देखने को मिले, तो उनके बारे में एक एक चीज को हम जो है जानेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है बहुत परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम जो है नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको आज बताया है वो आपको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गया होगा। और इसी के साथ में जो पीडीएफ जो क्लास, जो आपकी क्लास पीडीएफ आपकी रहेगी, उसे भी आप साथ साथ में देखते चलें। अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो वहां से आप अपने जो नोट्स हैं वो आप जो है बनाते चलें, ठीक है। पुनः एक बार बोल रहा हूं कि अगर आप बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो निश्चित रूप से कर लें, ठीक है। टॉपर्स 24 बहुत ही शानदार तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ठीक है। सबसे बेहतर, सबसे अच्छी तैयारी कराई जाएगी आपको, ठीक है। चलिएगा, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।